नमस्कार, मैं पवन कुमार गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम प्रारंभिक विधिक जागरूकता के चौथे क्रम में तीसरी आँख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलिल कुमार मिश्र से चर्चा करेंगे और आपके सामने न्यायिक क्षेत्र से संबंधित जन जागरूकता के संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो सलिल कुमार मिश्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पवन जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप प्रारंभिक विधिक जागरूकता का जो ये अभियान चला रहे हैं और इससे आम जनता को इतना लाभ मिलेगा और एक अपने आप में एक नए आयाम को आपने तय किया है और हम आपके इस आयाम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जी सर, आपसे कुछ सवाल है, दर्शकों को हम बताना जागरूक करना चाहेंगे सवालों के माध्यम से कि माननीय उच्च न्यायालय से किन्हीं कारणों से तमाम सबूतों के बाद भी कोई अनुकूल आदेश प्राप्त न हो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताएं। धन्यवाद पवन जी, आपने अच्छा सवाल किया। अक्सर देखा जाता है कि किन्हीं कारणों से तमाम प्रयासों के बावजूद असफलता प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आम जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आखिरी प्रयास होगा वो। आप पुनः बड़े धैर्य के साथ, अब तो दो प्रोसेस हैं, या तो आप अस्थाई बेल करा लें या एंट्री सेपरेटरी बेल करा लें और आप आरोप तय करने पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको राय डिस्चार्ज एप्लीकेशन की कार्रवाई अंतिम कार्रवाई होगी, इसलिए हम इसका राय अभी नहीं देंगे आपको। हम हमेशा कहेंगे कि इसके बाद आप 173(8) के तहत पुनर्विवेचना के लिए प्रयास करें। पुनर्विवेचना की जो प्रगति रिपोर्ट आती है उसे लेके पुनः 482 रिवीजन में आप जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको निराशा मिलती है तो निश्चित आप अपने मय साक्ष्य संलग्न कर अपना एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन तैयार करेंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में कोई त्रुटि न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास ट्रायल से पूर्व ये अंतिम मौका है और अंतिम मौका को आप सदुपयोग करें। तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत करें। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्णय लेना होगा, या तो डिस्चार्ज करें या फिर वो आपके उसको आपके विरुद्ध जो आरोप पत्र या चार्जशीट आई हुई है उससे हमारे इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन का तुलनात्मक अवलोकन करेंगे और अपराध यदि बनता है तभी कार्रवाई या मुकदमा प्रोसीड हो पाएगा। अगर नहीं बनता है तो निश्चय ही वो आपके खिलाफ चार्ज नहीं फेम होगा और मुकदमा प्रोसीड नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ से आपके साथ अन्याय होता है या आप इनके निर्णय पर संतुष्ट नहीं हैं तो अब 482 आप पुनः 482 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने के लिए या 482 चैलेंज करने डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट को डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई करनी होगी। वहाँ से भी असंतुष्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मुकदमा डिस्चार्ज होना चाहिए और निश्चय ही हम जानते हैं कि 99% अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो मुकदमा डिस्चार्ज होगा और आप वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मुकदमे के पैरवी से मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त होने के बाद आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्थाओं में कितनी व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं और आप जागरूकता के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और न्यायालय के चक्कर काटते हैं और अधिवक्ता को भाजन का शिकार होते हैं, तो उससे आपकी न्याय की आस्था आहत होती है। जागरूकता का अभाव है और पवन जी आप अच्छा जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और हम जागरूकता में आपके सहभागी हमेशा रहेंगे। जी सर, उसी क्रम में दूसरा सवाल मेरा ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जागरूक लोगों में एक यक्ष प्रश्न बना रहता है कि बगैर आरोप तय हुए आरोपी पर जमानत का भार क्यों थोपा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बहुत ही अति उत्तम सवाल आपने किया है जी। ये मैं अपने सामाजिक कार्य जो हमारे 23 साल से हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में जी, तो इसमें मैं भी काफ़ी इस विषय पर चिंतित रहता था कि ये कौन सी परिपाटी है या कौन सा व्यवस्था है कि अगर हमारे ऊपर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं और हम अपनी जमानत कराएं। मैंने काफ़ी इस पर मंथन किया और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, तो मुझे याद हुआ या ये ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आरोप तय होने से पहले आप जमानत कराएं। आरोप तय होने से पहले जमानत कराने के लिए कोई विधिक प्रोविज़न नहीं है मेरी जानकारी में जहाँ तक है। और ये कहा जाए कि
अधिवक्ता या मजिस्ट्रेटों की एक साम्राज्य का अपना परिचालन बन गया है, या परिपाटी बना लिए हैं कि आप बेल कराइए फिर डिस्चार्ज सुनेंगे। तो ये तो न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक ये इनजस्टिस है, अन्याय है। और जो जहाँ कहा जाता है कि वादी का हित सर्वोपरि है या न्याय व्यवस्था अंतिम एक व्यक्ति छूट जाए, 1000 व्यक्ति छूट जाए लेकिन एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इस परिपाटी से अन्याय है और जनता अनावश्यक जमानत के खर्च और जमानत के बोझ को झेलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गंभीर धाराओं में जमानत न होने के कारण निर्दोष व्यक्तियों को जेल की यात्रा करनी होती है और महीनों जेल में वो सफ़र करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों और चाहे पुरुष हों, वयस्क हों। तो ये इससे हमें हमारा जहाँ तक अपना विचार है कि एक अनावश्यक न्यायालय के कंधों पर फर्जी मुकदमों का एक बोझ लगता है। इस बोझ के माध्यम से जेल में जो एक औसत कैदी रखने की व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है और जेल में पशुवत जीवन जीने के लिए तमाम कैदी विवश होते हैं व्यवस्था के अभाव में और वहाँ की सुविधा के अभाव में। तो ये एक तरह से कहा जाए कि गैर विधिक उत्पीड़न है और इसका विरोध होना चाहिए। इस विरोध को तभी हम सफल कर पाएंगे या आम जनता जब अधिवक्ताओं की इसमें महती भूमिका हो, क्योंकि अधिवक्ता महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपने किसी भी वादी प्रतिवादी के साथ। उसे इस बात को इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए कि यदि कोई प्रोविज़न नहीं है कि डिस्चार्ज से पहले जमानत कराया जाए तो फिर चार्ज फेम होने से पहले जमानत क्यों कराया जाए। ये बिल्कुल इनजस्टिस है, इसका विरोध होना चाहिए। जी सर, 2 सवालों से हम काफ़ी संतुष्ट हैं आपके और हमें उम्मीद है कि दर्शक भी संतुष्ट होंगे इससे जो है और जागरूक भी होंगे आपके इस जवाब से जो है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कड़ी में फिर हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ जानकारी हासिल भी करेंगे और भी जो इसी बिंदु पे आगे के क्रम में जो है। धन्यवाद। मेरा प्रयास होगा कि आपको इस क्षेत्र में और लंबी यात्रा कराई जाए और आपकी इस लंबी यात्रा के साथ मैं भी सहभागी रहूं जी। और जहां तक हो आम जनता को पुलिस व्यवस्था या पुलिस एक्ट या जो कुछ मानवाधिकारों की प्रारंभिक जानकारियां हैं या जैसे ये जमानत और न्याय FIR और चार्जशीट वगैरह और डिस्चार्ज वगैरह है, इसकी जानकारी दी जाए जी। और ये जो बगैर प्रोविज़न के जमानत के लिए विवश किया जाता है, बात किया जाता है, इसका भी अवेयरनेस पैदा किया जाए कि आम जनता या अधिवक्ता इसमें अपनी भूमिका अदा करें जी। और इस निराधार या बिना गैर विधिक परिपाटी को हम लोग अंकुश लगाएं और जनता को सुलभ न्याय हो। जो न्याय की परिभाषा है कि आम जनता को न्याय सुलभ हो जी, तो उसको वाकई धरातल पर सुलभ कराया जाए। और कोटि कोटि धन्यवाद पवन जी की जो इस पाश्चात युग में आप इसे सामाजिक कार्य में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलिल कुमार मिश्र जी। आपने उनकी बातों को सुना। अगले 2 दिन बाद फिर हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे नए प्राविधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।